जय हिंद साथियों। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर क्लास 10 का, जिसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर से क्वेश्चंस कम से कम 5 to 9 मार्क्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये क्लास एकदम बेसिक से स्टार्ट होगी। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि लेक्चर में क्या मैं सुधार सकूं, ठीक है। तो और जो भी आपको डाउट्स होते हैं, आप डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसको देख लूंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर नोट्स मिले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मीन क्या है? जिसे हम लोग जेनेटिक्स के टर्म्स में बोलते हैं कि जेनेटिक्स एक्चुअली क्या है। तो जेनेटिक्स को डिवाइड किया गया हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, दो टर्म्स में। हेरिडिटी का मतलब है दोस्तों कि कोई भी कैरेक्टर है जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव कर रहा है। मतलब कोई अगर लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है, तो जो भी उसके अंदर कैरेक्टर है, यानी कि जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, जो उसका जीनोटाइप अपीयरेंस है, जो उसके लक्षण हैं, वह उसके माता पिता से ही बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो चीज ट्रांसफर हो रहा है, जो कि लक्षण को लेके यानी कैरेक्टर को लेके वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है, उसी को हम लोग बात करेंगे। तो उसे हम लोग कहते हैं डीएनए। लेकिन ये जो चैप्टर में हम लोग मेंडल्स की बात करेंगे, तो मेंडल ने ये जो फैक्टर थे, मेंडल ने इसे जीन न कह के इसे फैक्टर ही कहा था। बाद में इसकी खोज की गई तो पता चला फैक्टर ही क्या है, जीन है। यानी जो भी उन्होंने बताया, उन्होंने इसी के परिप्रेक्ष्य पे बताया। लेकिन उन्होंने बस डीएनए का टर्म्स नहीं दिया था, जीन टर्म्स नहीं दिए थे, बस उन्होंने उसे फैक्टर कहा था, ठीक है। लेकिन बाद के साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि वो फैक्टर नहीं, वो जीन है, डीएनए है, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन किसी भी कैरेक्टर को पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर करता है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के जैसे दिखते हैं, ठीक है, एकदम जीरोक्स कॉपी अपने पेरेंट्स के नहीं होते हैं। तो इसी टर्म्स को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। और जब दो पेरेंट्स के मिलने से जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसी वेरिएशन को ही हम लोग हेरिडिटी में कंक्लूड करते हैं। तो ये वेरिएशंस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में। चलो देखो, हेरिडिटी का अगर टर्म्स हम लोग बात करें, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्या है? जैसे कि कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर होता है वह वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये जो कैरेक्टर होता है यही होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए कहते हैं। जैसे सपोज करो कि पेरेंट्स वन और पेरेंट्स टू है। पेरेंट्स वन को हम फादर और पेरेंट्स टू को मदर मान ले, या तो आप रिवर्स भी इसे मान सकते हैं, ठीक है। तो 15% पेरेंट से कैरेक्टर और 50% मदर से कैरेक्टर बच्चे में आता है। तो एक बच्चे का जन्म होता है जो कि क्या होता है, 100% बनता है, यानी डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। तो अब इसके वजह से क्या होता है, 50-50 आया, तो इसके वजह से इसमें क्या होता है, वेरिएशंस कॉज होते हैं, जिससे एक नई स्पीसीज की ओरिजिन होती है। अगर वेरिएशंस ना हो बच्चों, अगर वेरिएशंस ना हो तो नई स्पीसीज की ओरिजिन नहीं होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें एक नई स्पीसीज की ओरिजिन देखी जाती है। तो अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बताया आप लोग को कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव करता है। चाहे उसे आप लोग कैरेक्टर बोले या फिर ट्रेड बोले, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव करता है। वहीं अगर बात करें वेरिएशंस क्या होता है दोस्तों, तो वेरिएशन डिफरेंट इन द कैरेक्टर या ट्रेड्स बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। जो कि ये जो कैरेक्टर और ट्रेड के वजह से जो होता है, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में डिफरेंस क्रिएट करता है। इसीलिए पेरेंट्स के जैसे बेटा का कुछ ऐसे उसके बॉडी के पार्ट दिख सकते हैं, यानी फेस मैच कर सकता है, उसका चाल ढाल बोल चाल ये सब उसके पेरेंट्स से मैच कर सकते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटा बाप हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाप भी तो बेटा रहा होगा कभी।
ये चीज है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। कहने का मतलब ये है कि ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चा है वो अपने पापा से उसके कुछ कैरेक्टर उसके मिलेंगे, हूबहू अपने पूरे पापा कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता है, लोहार का बेटा लोहार नहीं होता है, किसान का बेटा किसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये वेरिएशंस आते हैं कि अगर पापा किसान है तो बेटा हो सकता है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन सकता है। अगर पिता डॉक्टर है तो हो सकता है बेटा आर्मी का सोल्जर बन जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज हैं, तो ये वेरिएशंस आते हैं ना। चलिए हम लोग बात करते हैं वेरिएशंस क्या होता है दोस्तों। तो जस्ट 1 मिनट आप हमें समय दीजिए। हाँ, हुआ ये था कि मैंने रिकॉर्डिंग कल भी किया था, लेकिन कल पूरा 1 घंटे की जो क्लास चली थी उसमें पूरा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैंने चेक किया कि देखते हैं कि ये रिकॉर्डिंग सही हो रही है कि नहीं। ठीक है, आओ चलो हम लोग बात करते हैं वेरिएशंस क्या होता है बच्चों। तो देखो, वेरिएशंस देखिए क्या होता है कि ये दो टाइप्स के होते हैं, सोमैटिक वेरिएशन होता है और गैमेटिक वेरिएशंस होता है। सोमैटिक वेरिएशंस क्या होता है, टेक प्लेस इन द बॉडी सेल्स, नाइदर इनहेरिटेड नॉन ट्रांसमिटेड। लेकिन गैमेटिक वेरिएशंस क्या होता है साथियों, तो टेक प्लेस इन द गैमीट या रिप्रोडक्टिव सेल। यानी जो हमारे बॉडी में दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक सोमैटिक सेल होता है और एक गैमीट सेल होता है। सोमैटिक सेल जो होता है साथियों, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन जो गैमीट सेल होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, ये गैमीट यानी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट। चाहे मेल में अगर गैमीट की बात करें तो स्पर्म सेल होता है जिसे हम लोग मेल गैमीट कहते हैं। फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है कि ओवरी होता है जो जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि एग का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग फीमेल गैमीट कहते हैं। तो अब ये क्या होता है कि चाहे स्पर्म हो चाहे एग हो, तो ये इनहेरिटेस एज वेल एज ट्रांसमिटेड। अगर इनमें कोई वेरिएशंस हो जाता है, चाहे स्पर्म सेल में चाहे एग सेल में, तो ये ट्रांसमिट होंगे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सोमेटिक वेरिएशंस को हम लोग साथियों एक्वायर्ड ट्रेड्स भी कहते हैं, और गैमेटिक वेरिएशंस को हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड भी कहते हैं साथियों। वहीं अगर हम लोग बात करें कि वेरिएशंस के एग्जांपल, जैसे इंजर्ड हैंड, अगर मान लो कोई हाथ में चोट लग जाए तो हमारी जो पीढ़ी आएगी उसे वो चोट नहीं होगा, उसके पास वो चोट नहीं होगा। ठीक है, ब्रिंग अ पिन्ना, जो कान के पिन्ना आप लोग देख रहे हैं, अगर इसमें कुछ दिक्कत हो जाता है तो ये भी इनहेरिटेड नहीं होता है। कटिंग और टेल्स इन रेड, इस पे भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, साइंटिस्ट ने किया था कि चूहे की कम से कम 7 पीढ़ी यानी 7 जनरेशन तो उसकी पूंछ काटी, और फिर देखा कि 8 जनरेशन में जो चूहा जन्म लेता है उसके पास पूंछ थी। इससे ये साबित हो गया कि आप सोमैटिक सेल में वेरिएशंस करेंगे तो वह इनहेरिटेड नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर उसके गैमीट में अगर आप चेंज कर दें, जैसे ह्यूमन का हाइट, ठीक है, स्किन का कलर, जेनेटिकल डिसऑर्डर, ये क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर जैसे सबसे कॉमन है डायबिटीज, शुगर। अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई होगा, जैसे आपके पेरेंट्स को, जैसे मम्मी को या पापा को, तो ये ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग नेक्स्ट अब बात करते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दरमियान इसका क्या एक्यूमुलेशन होता है, तो वेरिएशन जो होता है साथियों, ये एपियर ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म में दिखता है तब जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोड्यूस भी दो टाइप्स के कर सकते हैं, ए सेक्सुअली या फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसमें आप जानते हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पेरेंट्स के या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, या तो मेल से ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा या फिर फीमेल से बन जाएगा। इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन नहीं होता है साथियों। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। अब ये भी आप लोग देखिए कि बैक्टीरिया देखे हैं, रोज प्लांट देखे हैं, तो अगर आप लोग देखें कि बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि मेल बैक्टीरिया है कि फीमेल बैक्टीरिया है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी में अगर बात करें तो ये आगे चल के बैक्टीरिया में भी डिफरेंशिएट किया जाता है, एफ नॉट, एफ प्लस, एफ माइनस में। लेकिन अगर रोज प्लांट्स की अगर साथ में हम लोग बात करें, जैसे गुलाब का पौधा, अगर गुलाब का पौधा जैसे मान लो ये है, अगर इसको हम लोग काट के लगा दें, इसके बहुत सारे पार्ट कर दें, 3-4 पार्ट कर दें, तो काट के अगर हम मिट्टी में अगर इसे लगा देते हैं तो नया पौधा बन जाएगा। लेकिन जो पेरेंट्स पौधा है क्या उससे ये डिसिमिलर है?
रोज गुलाब के पौधे के जैसा ही तो दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें किसी प्रकार की वेरिएशंस नहीं आई। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो वहां पे क्या होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं सेक्सुअली डिफरेंट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का भागीदारी होता है। अगर दोनों पेरेंट्स नहीं होंगे तो बच्चे ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग जो बना है उसमें 50% कैरेक्टर उसके फादर से और 50% कैरेक्टर उसके मदर से आया है, जिसके वजह से साथियों वेरिएशंस कॉज होते हैं। वेरिएशंस देखो, वेरिएशंस होना बहुत अच्छी बात है। अगर वेरिएशंस नहीं होता है तो भी दिक्कत है, वेरिएशंस होता है नहीं होता है तो भी दिक्कत है। तो वेरिएशंस का होना लाजमी है। ठीक है ना। अब देखो ये वेरिएशंस कॉज हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल देख लें कि अगर मान लो गैमीट सेल, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये देखो, ये यहाँ पे मैंने बताया कि गैमीट सेल तो ऑल्सो ना इनहेरिटेड, जैसे ह्यूमन हाइट स्किन कलर। तो गैमेटिक वेरिएशंस ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे जापान की एक राजधानी है जिसे हिरोशिमा नागासाकी कहते हैं। वहां पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया, और लेकिन 60 से 70 साल हो गए वहां पे गिराए हुए परमाणु बम, लेकिन आज भी वहां के जो बच्चे होते हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे जो बच्चे होते हैं वो आज भी विकलांग पैदा होते हैं। इसका क्या संकेत है? इसका ये संकेत है कि उनके सोमैटिक सेल में कोई वेरिएशंस नहीं हुआ। उनके किस सेल में वेरिएशंस हो गया? गैमेटिक सेल में वेरिएशन होने के वजह से आज भी उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जो जनरेशन टू जनरेशन है, वह डिफेक्टिव जीन जो है मूव कर रहा है। इसी वजह से वहां पे विकलांग बच्चे हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन क्रिएट हो सकता है कि वहां पे विकलांग हो, जैसे कोई मान लो जापान का कोई इंडिया में आ जाए, ठीक है, वहां यहाँ पे शादी करे, हो सकता है उसकी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, थ्री पीढ़ी, मतलब ऐसे तीन चार पीढ़ी बाद हो सकता है कि उसके जो बच्चे हों वह विकलांग न हो। लेकिन हाँ, उसमें से केवल एक पेरेंट, अगर दोनों पेरेंट अगर वहां से यहाँ भी आ जाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं, उनमें जीन तो होगा ना। वहां कोई या मेल या कोई फीमेल, मेल वहां का कोई मेल यहाँ इंडियन फीमेल से शादी कर ले, और इसके दो तीन पीढ़ी बाद हो सकता है कि इसमें विकलांग बच्चे न दिखें। हो सकता है वहां की फीमेल और यहाँ का मेल मिले तो मेल का जीन जो होता है डोमिनेट होता है, जिसके वजह से वहां को कैरेक्टर शो न हो। ठीक है, तो ऐसे हो सकते हैं। तो ये भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो वेरिएशन दो टाइप्स के हो गए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, अब जैसे मान लो बैक्टीरिया है, अब कोई बैक्टीरिया वो हमेशा रह रहा है, कम से कम उसकी दो तीन पीढ़ियां कोल्ड रीजन में रह रही है, और उस बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया गया हॉट रीजन में, गर्म स्थान पे, ठंडे से गर्म स्थान पे जाएगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? तुरंत डेड हो जाएगा। लेकिन वो बैक्टीरिया चाहेगा कि वो डेड ना हो, चाहेगा कि वो सरवाइव करे, ये ट्राई करेगा कि मैं जिंदा रहूं। तो बैक्टीरिया क्या स्टार्ट कर देगा? एडॉप्टेशन को अपना लेगा, अपने बॉडी के अंदर, अपने सेल वॉल के अंदर कुछ ऐसे वेरिएशंस करेगा, कुछ ऐसे चेंजेस करेगा जिसके वजह से बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। अब बैक्टीरिया के स्थान पर अगर किसी ह्यूमन का भी एग्जांपल आप लोग ले लें, कि जैसे मान लो कोई, हाँ, जैसे हम लोग यूपी से हैं, ठीक है, हम लोग मान लो यूपी में हैं। यूपी से अगर हम कोल्ड रीजन अगर जम्मू में जाते हैं तो वहां पे हमारे लिए क्या है, तुरंत इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो हम वहां पे स्वेटर जैकेट अपने आप को ढकने का प्रयास करते हैं, ढकते हैं और अपने आप को बचाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो नष्ट हो जाएगी, तो हम अपने आप को बचाने के लिए हम अपने स्वेटर जैकेट ये सब इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम धीरे धीरे वहां पे अडॉप्ट होना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। अब नेचर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, उसी के हिसाब से वेरिएशंस भी वेरी करते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, तो साथियों चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ हम लोग मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट की, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है वेरिएशंस का, कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो ट्राई करते हैं कि वो सरवाइव करें किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हर एक इंडिविजुअल चाहेगा कि वो अपने आप को जिंदा रख सके। यही है वेरिएशन का सबसे बड़ा एडवांटेजेस। आप लोग के अंदर भी वेरिएशंस होने चाहिए। जैसे पहले
पहले हम लोग जब पढ़ते थे क्लास 10th में 12th में, तो हम लोग कोचिंग जाते थे, तब मतलब प्लॉटिंग हम लोग के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। मैंने मोबाइल बीएससी लास्ट थर्ड ईयर में लिया है, तो उसमें मेरे पास सोर्स नहीं थे पढ़ने का। लेकिन अब आप जब इस एज में है, मतलब कि आप लोग को जेएनजी कहा जाता है, मतलब 2025 में आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जरूरी नहीं कि हर बच्चों के पास है, लेकिन 90% मोस्ट प्रोबेबली जितने भी सारे बच्चे हैं उनके पास मोबाइल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब आप अपने अंदर वेरिएशंस ला सकते हैं, जैसे एआई का हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं। अब सोचो जैसे मैं कहीं से पढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ के होंगे, लेकिन मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे कि आप इस चीज को पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। मतलब जरूरी नहीं कि आप ऑफलाइन जाके ही चीजों को समझें। अब आप कहीं भी बैठे किसी भी कोने में, बस आपके पास एक नेट होना चाहिए जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या है, डिजिटल वेरिएशंस है। कि पहले मेरे टाइम इतना वेरिएशंस नहीं थे, डिजिटल वेरिएशन, लेकिन अब ये डिजिटल वेरिएशंस आ रहे हैं। तो ये निरंतर वेरिएशंस होते जाते हैं, नई 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 चीजों की ओरिजिन होती जाती है, जिससे नई नई स्पीसीज की भी ओरिजिन होती रहती है। ठीक है साथियों, चलिए ना, अब लोग साथियों बात करते हैं कि मेंडल, जिन्हें हम प्यार से मेंडल दादा कहते हैं। मेंडल दादा का जो वर्क था वह इनहेरिटेंस पे था, जो कि मैंने बताया कि कोई एक फैक्टर है, ठीक है, जो कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव करता है। इनहेरिटेंस के बारे में ही मेंडल दादा ने अपना बताया। तो मेंडल दादा का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 1822 और 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट की थी एक पौधे के ऊपर, जिस पौधे का नाम था मटर, यानी पी प्लांट। उसका बॉटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, बॉटेनिकल नेम है इसका पाइसम सटाइवम। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप अगर किसी भी प्लांट्स के अगर बॉटेनिकल नेम अगर लिखते हैं, तो आप लैटिन वर्ड में लिखें, या तो फिर उसे जैसे भी अपने हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन कर दें। ये एक रूल है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो मेंडल दादा ने पाइसम सटाइवा के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन की, जिससे उन्होंने डिफरेंट टाइप के प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए, और उन पे उन्होंने अब लॉ दिया जिसे हम लोग मेंडल लॉ कहते हैं। लेकिन साथ में आपको एक चीज बता दें कि जब मेंडल ने अपना लॉ दिया, तो जहां पे ये अपना पूरा जो एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने पूरा पोथी अपना बना के, जब अपने जहाँ पे उनका जैसे स्टेट होता है, जहाँ पे उसका मेन होता है, वहां पे जाके इन्होंने अपने लॉ के बारे में जब लोगों को बताया, तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया। तो सोचो 1884 में जब से पहले इन्होंने अपना लॉ पूरा सबमिट कर दिया था संस्था को। ठीक है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। सन 1900 में 1900 में तीन साइंटिस्ट आते हैं, ह्यूगो डिब्रीज, शेरमान, कार्ल फोरेज। इन्होंने मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया, जिसके वजह से मेंडल के लॉ को सब लोगों ने समझा। और फिर मेंडल के मरने के बाद, यानी कि 20 से 25 साल बाद, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, इसीलिए मेंडल दादा को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं कि जो मेंडल दादा थे, उन्होंने जो मटर का पौधा लिया था उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। हम लोग को पढ़ना केवल क्या है, हाइट ऑफ प्लांट, और फिर सीड का कलर और सीड का शेप, ये तीन पे हमें 3 लॉ पढ़ने हैं। ठीक है साथियों, बाकी का हम लोग नहीं देखेंगे, ये सारा चीज इसमें कंक्लूड हो जाएगा। तो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके इस पे स्टडी किया था। आइए बात कर लेते हैं कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। और इसमें भी साथियों डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट थे। डोमिनेंट ट्रेट का साथियों मतलब ये होता है कि जो किसी दूसरे के ऊपर डोमिनेंट हो, उसके जो कैरेक्टर हो उसके शो ना होने दो, मतलब उसके कैरेक्टर को क्या कर दे रहा है, रिप्रेस कर दे रहा है, तो रिसेसिव ट्रेट कहलाता है। जो डोमिनेंट है, जो अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, मतलब वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। देखो, सीरियल नंबर की बात करें, जैसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग है, तो कैरेक्टर फ्लावर का कलर की अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग मटर के फ्लावर देखे होंगे, तो 2 रंग इसमें होते हैं, एक वायलेट होता है और एक व्हाइट होता है। जो वायलेट रंग होता है साथ में वो डोमिनेंट ट्रेट होता है, लेकिन जो व्हाइट होता है वो रिसेसिव ट्रेट होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो जो सबसे ऊपर एक्जियल
और एक है टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या है? रिसेसिव ट्रेट, यानी पौधे को आप देख के पहचान सकते हैं कि इसमें सीड कैसा होने वाला है। सीड का कलर बात कर ले तो येलो होगा, यानी डोमिनेंट ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट में बात कर ले तो ग्रीन सीड होगा। सीड का शेप अगर साथ में बात करें तो राउंड सीड होगा, यानी वो डोमिनेंट ट्रेट है। रिंकल अगर सीड है तो इसका मतलब रिसेसिव ट्रेट है। पॉड का शेप की अगर साथ में बात कर लें तो डोमिनेंट ट्रेट है, इसका मतलब इनफ्लेटेड है। और कंस्ट्रिक्टेड है मतलब रिसेसिव ट्रेट है, मतलब पिचका हुआ। ठीक है। छह, पॉड का कलर, जिसे हम लोग डोमिनेंट ट्रेट को ग्रीन कहते हैं और रिसेसिव ट्रेट को येलो कहते हैं। ठीक है। और सातवां है हाइट ऑफ प्लांट, यानी अगर टॉल पौधा है तो डोमिनेंट ट्रेट है, अगर ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट है तो यानी वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल दादा ने लिया था। अब आइए बात करते हैं कुछ जेनेटिक्स में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, टर्म हैं, जिन्हें हमें जानना बहुत ही जरूरी है। छोटे छोटे हैं, आपको सेगमेंट्स याद हो जाएंगे, बहुत इजी है, घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें जैसे डीएनए, डीएनए क्या होता है? जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का अगर कोई फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या बताएंगे आप लोग? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है साथियों, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ट्रांसफर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव करता है। जीन क्या होता है दोस्तों? तो जीन होता है पार्ट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन डीएनए, डीएनए के डीएनए का पार्ट होता है। ठीक है। ट्रेट, ट्रेट क्या होता है? ट्रेट या फिर कैरेक्टर, जैसे टॉल हो गया, ड्वार्फ हो गया, राउंड हो गया, येलो, ये सब क्या है? ट्रेट है। एलील क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द जीन, जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है। डोमिनेंट का मतलब क्या है दोस्तों? कि कैरेक्टर जो है, कोई कैरेक्टर है जो शो करता है टू द अनदर कैरेक्टर। जैसे कि मान लो कि दो जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी क्या आता है? अगर इसका फिनोटाइपिक हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे कि ये पौधा कैसा है? टॉल है। तो टॉल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जीन तो ड्वार्फ का भी है, लेकिन क्या है? कैपिटल टी है साथियों, वो डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, यानी वो स्मॉल टी का जो कैरेक्टर उसको एक्सप्रेस कर दे रहा है। तो एक्सप्रेस होने की वजह से इसका कैरेक्टर शो ऑफ नहीं हो रहा है। ठीक है। और रिसेसिव का मतलब साथियों होता है कि जो कैपिटल टी है उसने रिसेसिव ट्रेट को क्या कर दिया? रिप्रेस कर दिया, यानी जो रिप्रेस हो गया वो कहलाएगा रिसेसिव कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर आर रिप्रेस्ड बाय अनदर कैरेक्टर, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे प्योर जीन की बात की जाती है, जैसे मान लो पेयर में ये जीन होते हैं, जैसे कैपिटल टी क्या है? प्योर है। स्मॉल टी क्या है? प्योर है। कैपिटल आर क्या है? प्योर है। स्मॉल आर क्या है साथियों? ये भी प्योर है। स्मॉल वाई क्या है साथियों? ये भी प्योर है। कैपिटल वाई ये भी प्योर है। अभी ये जीन के बारे में भी बात करेंगे, जैसे प्लांट का हाइट कैपिटल यानी टॉल है, स्मॉल टी यानी प्लांट का हाइट ड्वार्फ है। कैपिटल मतलब जो सीड का शेप है और राउंड है। सीड का शेप स्मॉल आर से क्या है? रिंकल है। स्मॉल वाई से सीड का कलर कैसा है? ग्रीन है। कैपिटल वाई से सीड का कलर क्या है? येलो है। इस चीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हेट्रोजाइगस क्या होता है साथियों? तो इसे हम लोग हाइब्रिड भी कहते हैं, जैसे इसमें इम्प्योरिटी हो, यानी जो पेयर वाले जीन हो वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, यानी कैपिटल टी जो है साथियों ये शो करता है टॉल प्लांट को, स्मॉल टी शो करता है ड्वार्फ प्लांट। कैपिटल आर जो है राउंड सीड, स्मॉल आर जो है साथियों रिंकल सीड के शो करता है। कैपिटल वाई येलो सीड, स्मॉल वाई ग्रीन सीड को शो करता है। तो ये पेयर में होते हैं, यानी इम्प्योरिटी होती है इसमें, इसे हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस कहते हैं। साथ में अगर बात करें F1 क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं फीलियल जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन, कि जो भी फादर से मदर से जो बच्चे बनते हैं उसे हम लोग फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी कहते हैं। ठीक है। जैसे जो बच्चे इसमें क्लास 10th में हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो हैं अपने पिता का फर्स्ट जनरेशन, लेकिन अपने दादा से अगर जोड़ेंगे तो है सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आपके पिताजी हैं और सेकेंड जनरेशन आप लोग हैं। तो F1 का मतलब क्लियर हो गया, आपके पिताजी और सेकेंड जनरेशन आप लोग हैं। तो प्लांट में भी जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो फर्स्ट F1 आएगा, फिर F1 में जब क्रॉस होगा तो F2 आएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। टेस्ट क्रॉस क्या है? तो साथियों जो F1 होता है, F1 का क्रॉस रिसेसिव ट्रेट से करा दो तो उस क्रॉस को हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
टेस्ट क्रॉस क्यों होता है साथियों? तो टेस्ट क्रॉस इसलिए होता है क्योंकि जांच सके कि इसमें प्योरिटी क्या है। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग की प्योरिटी जांचने के लिए टेस्ट क्रॉस किए जाते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है साथियों? बैक क्रॉस होता है F1 का क्रॉस या तो कैपिटल टी यानी प्योर टॉल वाले प्लांट से करा दो, या फिर मतलब डोमिनेंट टॉल से करा दो, या फिर रिसेसिव ड्वार्फ से करा दो। इसे हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस कहते हैं साथियों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टर्म जिसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप क्या होता है साथियों? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि गोरा है कि काला है। ठीक है, लंबा है कि बौना है, मोटा है कि पतला है। ठीक है, ये सब चीज आपको देख के बता सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट देखने में टॉल है कि ड्वार्फ है, और उसका सीड राउंड है कि येलो है, रिंकल है कि ग्रीन है, ये सारी चीज हम लोग इसकी फिजिकल अपीयरेंस से बता सकते हैं। लेकिन अगर साथ में जीनोटाइप की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं जेनेटिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी उसके प्योर, जैसे टॉल है तो यानी इसमें जीन क्या होगा? कैपिटल टी होगा। ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। देखो, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी क्या शो करता है कि वो प्लांट टॉल होगा, ये जीनोटाइप है। लेकिन स्मॉल टी ऑलवेज शो करेगा कि वो प्लांट कैसा है? ड्वार्फ है। ठीक है, अगर कैपिटल वाई है, इसका मतलब वो प्लांट का जो सीड है वो राउंड येलो है। कैसा सीड है? राउंड येलो है। ठीक है साथियों, अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो भी उस प्लांट का जो सीड होगा वो राउंड येलो ही होगा। ये जीनोटाइप देख के हम लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे मेंडल्स लॉ। आइए बात करते हैं। मेंडल्स लॉ ने दो क्रॉस कराए, इन दोनों क्रॉस के पर्पज से उन्होंने दो लॉ दिए। तो सबसे पहला जो लॉ है साथियों, क्रॉस कराया उन्होंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन इन बिटवीन वन डिफरेंट कैरेक्टर के बीच में कराया। जैसे उन्होंने प्योर टॉल प्लांट, प्योर होमोजाइगस प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट का क्रॉस प्योर होमोजाइगस होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट में कराया। ड्वार्फ प्लांट में कराया। ठीक है दोस्तों, और कराया इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हैं। दूसरा उन्होंने क्रॉस जो कराया साथियों, उसका नाम था डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये कल का लेक्चर मैंने बनाया था, रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हुआ इसलिए गड़बड़ हो गया था, तो कल का लिखा मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया। और आज यहीं तक क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंडल के लॉ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं तो थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट और सेकेंड लॉ पढ़ लेते हैं, थर्ड लॉ जो है पिछले क्लास नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड लॉ को उन्होंने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा, जिसमें उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन वन डिफरेंट कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन इन बिटवीन टू डिफरेंट कैरेक्टर के बीच में कराया। तो यहाँ पे देखो दो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर जो है साथियों, ये प्योर मतलब ये भी प्लांट कैसा है? ये भी प्लांट है प्योर होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस का मतलब क्या है? इसमें गैमीट प्योर होंगे ना, तो राउंड है। और वाई वाई क्या शो कर रहा है? कैपिटल वाई येलो शो कर रहा है। स्मॉल आर साथियों, अगर ये सीड राउंड है यानी ये डोमिनेंट है। स्मॉल आर क्या है साथियों? तो ये रिसेसिव है, यानी सीड का शेप दो टाइप्स के होते हैं, एक फूला हुआ मटर होता है और एक पिचका हुआ मटर होता है। तो रिंकल को हम लोग कहते हैं पिचका हुआ मटर, और इसमें जो डोमिनेंट कलर है सीड का वो येलो है। लेकिन रिसेसिव कौन है? स्मॉल वाई। ठीक है दोस्तों, तो स्मॉल वाई क्या है? ग्रीन। अगर सीड का जो है, सीड अगर क्या है, अगर ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है साथियों, चलो अब हम लोग मेंडल के फर्स्ट लॉ के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखो साथियों मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट यहाँ पे बस होना है। आपको यहाँ पे कंसंट्रेट होना है। देखो,
मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग को पढ़ना क्या है? पढ़ना है कि यहाँ पे मेंडल ने वन डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन कराया। ठीक है। अब लेते हैं कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था। तो उसमें उन्होंने हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में साथ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दो कैरेक्टर कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी बताता है कि जो प्लांट का हाइट होगा वो कैसा होगा, टॉल प्लांट होगा। और स्मॉल टी जो है साथियों, ये प्लांट का हाइट बताता है कि प्लांट का हाइट कैसा है, ड्वार्फ प्लांट है। अगर कैपिटल टी साथियों है तो मतलब क्या है, प्योर है। ये स्मॉल टी यानी दोनों गैमेट क्या है, इसके जीन प्योर है। और ये क्या है, दोनों सेम है, यानी ये दोनों होमोजाइगस है। दोनों क्या है, होमोजाइगस है। ये भी क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है। कैपिटल ही मतलब ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट है। और स्मॉल टी साथियों, तो ये इसका मतलब है कि ये रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रॉस कराता हूँ। तो लिखता हूँ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो देखिए, कैपिटल टी कैपिटल टी क्रॉस फिर स्मॉल टी। आप लोग जानते हैं कैपिटल टी क्या है। तो ये आप लोग बता दिए, टॉल प्लांट है, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट है। स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ प्लांट, प्योर होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है। ये आप इसके ऊपर या बगल में, आप ऊपर अगर ऐसे हिंट करके लिख देते हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बीच में जब क्रॉस होता है, अब देखो, एक प्लांट को हम लोग मानेंगे कि एक प्लांट मेल प्लांट है और दूसरा प्लांट जो है फीमेल प्लांट है। अब जब इनमें क्रॉस होता है तो यानी इसे हम लोग बोल दें कि प्लांट्स ये जो हैं पेरेंट्स हैं। ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है। अब पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स में क्या बनेगा, गैमीट बनेगा कि नहीं। ठीक है। जब गैमीट बनेगा तो कैपिटल टी, इसका जब गैमीट बनेगा स्मॉल टी बनेगा। ठीक है। अभी गैमीट ऐसे बना लीजिए आप लोग, इसका गैमीट बन गया। ठीक है। अब अब गैमीट बनने के बाद यानी इसे हम लोग कह दिए गैमीट। अब यहाँ पे प्रोसेस आती है इनका हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से होगा। तो क्या बनेगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आया। फिर कैपिटल टी का क्रॉस इस वाले स्मॉल टी से होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ठीक है। अब इसका इसके साथ होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो क्रॉस मैं करा रहा हूं, कितने बच्चों को तो ये क्रॉस ही करने नहीं आता है। उन्हें लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में चल के वो भूल जाते हैं इस चीज को। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हुआ, ये ये जो एरो आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब ये क्या है, ये सभी के सभी क्या है, ऑफ स्प्रिंग है। ये सभी के सभी क्या है, ऑफ स्प्रिंग है, या फिर इन्हें हम लोग कहते हैं ट्रेड्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। इन्हें ये जितने भी आए हैं, ये जितने भी फोर प्लांट्स आए हैं, ये सभी के सभी क्या है, हाइब्रिड टॉल प्लांट्स हैं। हाइब्रिड टॉल प्लांट्स हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। तो साथियों देखो, हमारा पहला लॉ क्या था,
लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ हमारा क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रभाविता के नियम। डोमिनेंस कौन हो रहा है? कैपिटल टी दिख रहा है, यानी F1 जनरेशन में आप लोग देखो भले हाइब्रिड है, लेकिन सारे के सारे पौधे क्या हैं? टॉल प्लांट्स हैं। यानी जितने भी ऑफ स्प्रिंग आए, सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी टॉल प्लांट हैं। यानी अगर इसका फिनोटाइप की बात करो, कंक्लूजन अगर इसका क्या निकलता है, तो फिनोटाइप में निकलता है कि ऑल आर हाइब्रिड, हाइब्रिड टॉल प्लांट। मतलब कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस कर दे रहा है। कैपिटल टी जो है स्मॉल टी को क्या कर दे रहा है? एक्सप्रेस कर दे रहा है, जिसके वजह से स्मॉल टी का कैरेक्टर जो ड्वार्फपन है वह F1 जनरेशन में शो ही नहीं करता है। तो यहाँ पे फुल क्या हो रहा है? कैपिटल टी का डोमिनेंस है किसके ऊपर? स्मॉल टी के ऊपर। इसमें भी कैपिटल टी का डोमिनेंस है स्मॉल टी के ऊपर। इसमें भी वही है, कैपिटल टी का स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंस है। इसलिए इस लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं साथियों। समझ में आया ये लॉ? कितना इजी है। फिर देख लो, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी का कैपिटल टी, इसको हम लोग ध्यान समझते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वन डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन कराए हैं। इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ मेंडल का है। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराते हैं। कैपिटल टी क्या बता रहा है कि प्लांट टॉल प्लांट है, प्योर है, होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। लेकिन स्मॉल टी क्या है? ड्वार्फ प्लांट्स है, प्योर है, होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है। तो जब इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया गया तो ये पाया गया कि जितने भी F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग यानी जो ट्रेड्स हैं, ये सारे के सारे प्रोजेनी, सॉरी ट्रेड मैंने बोला यहाँ पे, एक मिनट, इन्हें हम प्रोजेनी बोलेंगे, ठीक है। ऑफस्प्रिंग बोलिए या फिर इन्हें आप प्रोजेनी बोलिए, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जितने भी प्रोजेनी हैं, सभी के सभी क्या है? इनका फिनोटाइप हाइब्रिड टॉल प्लांट्स हैं, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला लॉ था। आइए हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि सेकेंड लॉ क्या है। ठीक है, एक मिनट, पहले से करके रखना चाहिए। चलो, ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट लॉ था हमारा। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ की तरफ, ठीक है, कि सेकेंड लॉ मेंडल का क्या है। तो देखो साथियों, आप लोग को क्या हो गया है? देखो, अब जैसे कि हम लोग बात करें सेकेंड लॉ, ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या है? तो सेकेंड लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन। लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन, या फिर हम लोग बोलते हैं इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी हम लोग इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए इसके द्वारा हम लोग समझें। तो दोस्तों ये देखिए, F1 में आपको ये मिला है पूरा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी के नीचे हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने ये लिया कि F1 में प्लांट आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब हम क्या करते हैं, उसमें से किन्हीं दो पौधे को हम लोग ले लेते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हैं पेरेंट्स। अब उनमें से दो जो प्लांट्स हैं, उनके बीच में करा दो F1 में सेल्फिंग। क्या करा दे हम लोग? सेल्फिंग करा दे। तो अब ये कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हैं हाइब्रिड टॉल प्लांट्स। क्या है? हाइब्रिड टॉल प्लांट हैं। इन्हें हम लोग
हेट्रोजाइगस प्लांट भी बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है। अब जब इनके बीच में गैमीट बनेगा, तो बना देते हैं गैमीट, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ बना दे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये है इसका गैमीट। स्मॉल टी, ठीक है, अब ये गैमीट बन गया। तो हम लोग इसे लिखते हैं कि ये हो गया गैमेट्स। ठीक है, अब इनके बीच जब क्रॉस होगा, तो ये रहा कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी। ठीक है, फिर कलर चेंज कर लेते हैं। फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। अब ये वाले पौधे का इसके साथ होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो एक चीज याद रखना, कैप स्मॉल टी मैं बाद में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है। ठीक है, और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये चार फोर टाइप्स के प्लांट्स हैं। तो अब इसमें आप ये जो एरो है, ये क्या बताता है साथियों, ये बताता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ठीक है, अब ये आ गया इनका F2 जनरेशन। F2 जनरेशन, ये है इनका F2 जनरेशन। अब आइए हम लोग इसका कंक्लूजन निकालते हैं। क्या कंक्लूजन निकला, इसका क्या रिजल्ट निकला। देखो साथियों, अब आप चाहें तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है, इसे आप पुनेट चार्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। पुनेट चार्ट के द्वारा एक टेबल बनाइए, उस टेबल के द्वारा आप कर सकते हैं। उसमें ऐसे चार खाना बना लीजिए। ठीक है, ये चार्ट टमाटर वाला चार्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक साइड मान लो मेल है, एक साइड मान लो फीमेल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप गैमेट लिख लीजिए। कैपिटल टी एक साइड लिख लीजिए, एक साइड स्मॉल टी लिख लीजिए। दोनों का सेम है तो कैपिटल टी स्मॉल टी सेम लिख लीजिए आप। फिर फिर क्या होगा, फिर ये होगा कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी के साथ हुआ। तो ये देखो जो इसमें फोर सीक्वेंस है, यही फोर सीक्वेंस इसमें भी आ रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन में हम यहाँ पे निकालेंगे फिनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे हम लोग। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों फिनोटिपिक रेशियो में हम लोग दो ही पौधे लिए थे, टॉल प्लांट लिए थे और ड्वार्फ प्लांट लिए थे, है ना। तो अब देखो ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तीनों पौधे क्या है, टॉल है ना। बचा बेचारा एक ये क्या है, ड्वार्फ है। तो यानी फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया कि तीन लंबे पौधे हैं, तीन टॉल प्लांट हैं और एक ड्वार्फ प्लांट है। जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम लोग साथ में बात करें, तो इसके जीन की बात करेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितना है इन चारों में से, बताइए कितना है, केवल वन है। तो आप लोग लिख दें वन। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है साथियों, टू है। तो यहाँ पे लिख दीजिए टू। स्मॉल टी कितना है साथियों, वन है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि फिनोटिपिक यानी टॉल की संख्या हमेशा ज्यादा है। यानी यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेकेंड लॉ में लिखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक हो जाना, अलग हो जाना। आपने ये देखा कि जो F1 था, F1 में स्मॉल टी तो एक्सप्रेस हो रहा था। यानी जो चारों ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी आए थे, इनमें से कोई भी एक ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर शो नहीं हुआ। इससे वजह से हम लोग इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे थे। लेकिन वहां अगर सेकंड में हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक बौना पौधा यहाँ पे दिख रहा है।
और स्मॉल टी भी जीन इसका वन दिख रहा है, यानी ये जो डोमिनेंस जीन था उसके चंगुल से F2 जनरेशन में अलग हो गया। इसीलिए इसलिए हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी लॉ प्योरिटी ऑफ गैमिट, यानी ये जो गैमिट है स्मॉल टी ये F2 जनरेशन में आके साथियों अलग हुआ है। इसीलिए इस लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स कहते हैं। अगर इतना आप एग्जाम में करके आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमने पढ़ा ये पुनेट चार्ट के द्वारा भी आप कर सकते हैं या फिर इस हाइब्रिडाइजेशन मेथड द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन यही है सेकेंड लॉ का। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ आप लोग का खत्म हो चुका है। आइए एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने कहा कि वन डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया, जिसमें जिसमें हम लोग देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट ट्रेट है और स्मॉल टी जो है रिसेसिव ट्रेट है। दोनों प्योर हैं, लेकिन कैपिटल टी टॉल प्लांट का जीन शो करता है, स्मॉल टी जो है ड्वार्फ प्लांट को शो करता है जिसका जीन। इसमें हमने पहले इनमें पेरेंट्स माना और इन पेरेंट्स के बीच में गैमीट बना। जब गैमीट बने तो इनके बीच में क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हुई, जिससे F1 जनरेशन में जितने चारों प्लांट्स आते हैं जो ऑफ स्प्रिंग यानी प्रोजेनी रहते हैं, सभी के सभी जो फिनोटाइप थे उसकी हाइब्रिड डॉल प्लांट थी। ठीक है, इसलिए हम F1 जनरेशन में क्या देख रहे हैं कि स्मॉल टी का कैरेक्टर कहीं नहीं दिख रहा है, उसका कहीं एक भी फिनोटाइप या जीनोटाइप कहीं शो नहीं होता है। इसलिए इस लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं साथियों। लेकिन जैसे सेकेंड लॉ में हमने क्या देखा कि जब F1 जो प्लांट थे उन्हें किन्हीं दो पौधे के बीच में उन्हें हम पेरेंट्स मान के उनके बीच में सेल्फिंग करा दी, तो ये पॉसिबिलिटी निकला कि जो गैमीट्स बने और उनमें हाइब्रिडेशन हुआ तो जो F2 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग निकले प्रोजेनी निकले उनमें से एक पौधा ड्वार्फ यानी उसका जीनोटाइप जो है स्मॉल टी इस डोमिनेंस वाले कैरेक्टर से अलग हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आप जिसका कैरेक्टर रिप्रेस हो जा रहा था F1 जनरेशन में, उसका कैरेक्टर F2 जनरेशन में शो ऑफ हो गया। तो इससे क्या सीख मिलती है कि कोई भी कैरेक्टर हो, अगर वो एक पीढ़ी में नहीं शो हो रही तो दूसरे पीढ़ी में हो सकता है कि उसका कैरेक्टर शो हो। ऐसे आप लोग कपल्स को भी देखे होंगे कि दोनों कपल्स एकदम सही हैं लेकिन उनके बच्चे विकलांग हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी आप लोगों ने सुना होगा कि दोनों कपल्स क्या हैं, विकलांग है, लेकिन उनका बच्चा एकदम पूरा नॉर्मल होता है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट डिफेक्टिव नहीं होता है। तो ये सब डिपेंड होता है इनहेरिटेबल कैरेक्टर की वजह से, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव होता है। अब जो कपल्स नॉर्मल थे उनके बच्चे अगर पैरालाइज्ड होते तो इसका मतलब उनके पेरेंट्स के अंदर वो जो जीन था पैरालाइज वाला वो रिसेसिव फॉर्म में था, लेकिन वह सेकेंड जनरेशन में थर्ड जनरेशन में आके वह जीन अपना कैरेक्टर शो ऑफ कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जो दंपति यानी जो कपल्स विकलांग हैं उनका बेचा नॉर्मल होता है, यानी उनका जो जीन है F1 जनरेशन में वो दब चुका है। ठीक है, हो सकता है कि जब उसका बेटा हो उनके बेटे का जब बेटा हो तो उसमें हो सकता है कैरेक्टर शो हो। तो इसी को पूरा जो ये मैकेनिज्म चल रहा है इसी को हमारे मेंडल दादा ने जेनेटिक्स में इनहेरिटेबल कैरेक्टर कहा और इसे उन्होंने फैक्टर के नाम से बताया था। बाद में इसकी खोज हुई और बताया गया कि ये जीन है यानी डीएनए है जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव होती है। दैट्स क्लियर साथियों। तो सेकेंड लॉ जो है हम लोग थर्ड लॉ वो सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई, ये आपको चीजें कैसे लगी, क्या ये चीजें इंटरेस्टिंग थी, मजा आया? तो अगर मजा आया तो कमेंट्स में जरूर बताएं और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे जरूर पूछिए। और दोस्तों आपके लिए 18 दिसंबर के बाद यानी 20 दिसंबर के बाद से आपको एक सरप्राइज मिलेगा जो कि यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, तब से आप पढ़ाई कीजिए और कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।